आप देख रहे हैं क्वेश्चन आवर। नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। एक सवाल के साथ आज उपराष्ट्रपति रहे हामिद अंसारी ने अपना पद त्यागने की बात की है। और सवाल यह है कि क्या हमारे देश में मुसलमान आज असुरक्षित हैं? और अगर यह सवाल है तो ऐसे में उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी की विदाई के समय का यह भाषण प्रमुखता से इस बात को सामने रखता है। हामिद अंसारी ने राज्यसभा में अपनी स्पीच के दौरान लोकतंत्र में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को बेहद जरूरी बताया। उसके साथ साथ उन्होंने अपने इंटरव्यू में कई ऐसे सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि सबका साथ सबका विकास मौजूदा सरकार का नारा है, लेकिन सबका साथ और सबका विकास होना भी चाहिए। कहने का आशय यह है कि उपराष्ट्रपति ये मानते हैं कि मौजूदा सरकार के तहत न सिर्फ अल्पसंख्यक असुरक्षित हैं, बल्कि अल्पसंख्यकों को दरकिनार किया जा रहा है। और अगर ऐसी वास्तविकता है तो इस बारे में माकूल आवाज वक्त रहते क्यों नहीं उठाई गई? लोकतंत्र में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा जरूरी है, ये सवाल है, नसीहत भी, और ये चिंता सरकार पर एक तंज भी। उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने अपने विदाई भाषण में अल्पसंख्यकों को लेकर जो सवाल उठाए, उसे मोदी सरकार के 3 साल के कार्यकाल को लेकर एक बड़ी टिप्पणी के तौर पर देखा जा रहा है। The words of the most distinguished of my predecessors, Dr. Sarvapalli Radhakrishnan, and I quote, "A democracy is distinguished by the protection it gives to minorities. A democracy is likely to degenerate into a tyranny if it does not allow the opposition groups to criticize freely and frankly the policies of the government. But at the same time, the minorities have also their responsibilities." उपराष्ट्रपति के तौर पर हामिद अंसारी का कार्यकाल 10 साल तक का रहा। आखिरी 3 साल उनके मोदी सरकार के साथ गुजरे। कभी किसी भी तरह के मतभेद की बातें सामने नहीं आई, लेकिन अपने आखिरी इंटरव्यू में उपराष्ट्रपति ने दुखते रग पर हाथ रख दिया। हामिद अंसारी ने बीफ से लेकर टॉलरेंस तक तमाम मुद्दों पर अपनी बात बेबाकी से रखी। हामिद अंसारी ने कहा, देश के मुस्लिमों में बेचैनी का एहसास और असुरक्षा की भावना है। बीफ पर बैन लगाने वाले बयानों से पक्षपात की बात सामने आती है। कल के बाद आपको बहुत तकलीफ होगी। मुझे आपसे हमदर्दी है कि आप इस तकलीफ को झेल जाएं। और एक सलाह भी है कि हम लोग कितना भी हल्ला करें, आप अपने चेहरे पर गुस्सा मत दिखाइए और हमेशा हंसते रहिए। हम सब के सब लोग देश के दुश्मन नहीं हैं, लेकिन हम सब एक मुस्कान पर फिदा हो जाते हैं और चुपचाप बैठ जाते हैं। हामिद अंसारी के सवाल अपनी जगह हैं, लेकिन राज्यसभा में फेयरवेल स्पीच के दौरान मोदी ने इशारों में जवाब भी दे ही दिया। एक एक पल संविधान के ही दायरे में चलाना, और आपने उसको बखूबी निभाने का भरपूर प्रयास किया। हो सकता है कुछ छटपटाहट रही होगी भीतर आपके अंदर भी, लेकिन आज के बाद शायद वो संकट आपको नहीं रहेगा। मुक्ति का आनंद भी रहेगा और अपने मूलभूत जो सोच रही होगी उसके अनुसार आपको कार्य करने का, सोचने का, बात बताने का अवसर भी मिलेगा। हामिद अंसारी की विदाई के साथ ही राज्यसभा में एक नया दौर भी शुरू हो रहा है। लंबे अरसे बाद इस कुर्सी पर बीजेपी के किसी नेता का काबिज होना टीम मोदी की बड़ी जीत है। अब सदन में बहस कुछ बदले हुए तेवरों में नजर आए तो कोई अचरज नहीं। आओ कि आज खत्म करें दास्तान इश्क, अब खत्म आशिकी के फसाने सुनाए हम। जय हिंद। मधुरेंद्र कुमार, न्यूज नेशन, दिल्ली। The house is adjourned till 2 p.m. Thank you. उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने न कुछ कहते हुए भी बहुत कुछ कहा और उनकी टिप्पणियां मौजूदा सरकार के लिए एक करारा प्रहार है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और खास करके तब जब कोई अपने पद से वो अलग हो रहे हैं। जाहिर सी बात है, इसे लेकर भारतीय जनता पार्टी और विपक्ष के बीच में जबरदस्त आरोप और प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है।
लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं है कि हामिद अंसारी ने जिन सवालों को आज खड़ा किया है उसका जवाब दे पाना सत्ता पक्ष के लिए उतना आसान नहीं है जितना कि शायद आप इस रिपोर्ट में देखेंगे। और जिन लोगों ने बिठाया था शायद उन्हीं की कवायद कर रहे हैं, क्योंकि आज ये पद छूट रहा है। रोज और हर कदम पर उनकी देशभक्ति का सबूत मांगा जाता है, तो इससे बढ़कर के कौन माहौल होगा। राजनीतिक बयान, मैं समझता हूँ कि कल किसी राजनीतिक अम्ब्रेला की तलाश में इस प्रकार का बयान दिया जा सकता है। असुरक्षित मुसलमानों के बारे में जो आप कहा है, तो आप अपने पद का इस्तीफा देते और ये बात है। देखिए, जो लोग हामिद अंसारी की एक स्कॉलरली स्पीच को क्रिटिसाइज तनकीद कर रहे हैं, वो अपने एरोगेंस, इग्नोरेंस और जहालत का बेहतरीन सबूत दे रहे हैं। बयानों का संग्राम है, सियासत में उफान है। उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने जाते जाते सरकार पर जो सवाल उठाए, अब उसे लेकर सियासी घमासान शुरू हो चुका है। बीजेपी को हामिद अंसारी का बयान तीर की तरह चुभा है, तो विपक्षी दलों को मानो हमले का नया हथियार मिल गया है। 3 साल से वो बैठे हुए थे उपराष्ट्रपति की गद्दी पर, और आज तक उनको असुरक्षा का भाव जागृत नहीं हुआ। आज जब विदा हो रहे हैं, उस समय इस प्रकार का बयान देना ये राष्ट्रहित में नहीं है, ये आरोप निराधार है, गलत है। मुझे लगता है कि यहाँ से निकलने के बाद वो अपना राजनीतिक अम्ब्रेला की तलाश में होंगे, क्योंकि मैं एक जवाबदार पद पर बैठे हुए व्यक्ति का गैर जवाबदार बयान, राजनीतिक बयान, तो राजनीतिक अपनी शुरू कर रहे हैं, और राजनीति से प्रेरित बयान है और घृणात्मक बयान है, जिसको मैं बिल्कुल तहे दिल से इसको खारिज करती और कंडेम करती हूँ। 3 साल से बीजेपी का शासन है। अगर आपको कोई बात गलत लगती थी, इस प्रकार से असुरक्षित मुसलमानों के बारे में जो आप कहा है, तो आप अपने पद का इस्तीफा देते और ये बात कहते तो मैं मानता हूँ देश आपके ऊपर जरूर विश्वास रखता। बीजेपी नेताओं ने पूछा कि अंसारी ने पहले इन मुद्दों पर अपनी बात देश के सामने क्यों नहीं रखी, लेकिन हामिद अंसारी ने जो सवाल दागे, उस पर पूरा विपक्ष सुर में सुर मिला रहा है। कांग्रेस से लेकर जेडीयू तक कई पार्टियों ने अंसारी की चिंताओं को जायज ठहराया है। सिर्फ मुसलमान ही नहीं खौफ में है, आज इस देश में दलित भी खौफ में है, पिछड़े वर्ग के लोग खौफ में है, हाशिए के लोग खौफ में है, ऊंची जात के गरीब लोग भी, जिनका जो दिहाड़ी पर काम करते हैं, जो ठेला फेरी और रेहड़ी लगाते हैं, उन सब लोगों के रोजगार पर इस सरकार ने आफत ला दिया है, और सब लोगों में एक खौफ है। हमारे मुल्क में एक इनसिक्योरिटी पैदा हो रही है, एप्रीहेंशन पैदा हो रहा है मुसलमानों में, दलित में और ईसाइयों में। वो सच्चाई है। क्या प्रधानमंत्री ने नहीं कहा, कि गौ रक्षकों को नहीं कहा, क्या पार्लियामेंट में डिबेट नहीं हुआ, क्या एनसीआरबी का डेटा नहीं है? और उन्होंने कहा कि हमारे प्लुरलिज्म को, सेकुलरिज्म को बचाने के लिए ये वाक़यात में कमी आनी चाहिए। तो इस पर ये लोग चिरागपा क्यों होंगे, पेट में दर्द क्यों हो रहा है? जो माहौल इन दिनों बन रहा है, जिस तरह से कौम पे नाम पे, हिंदुत्व के नाम पर, ये जो पहले कभी नहीं हुआ था, ये एक हकीकत है। किसी को इसमें ये छुपी नहीं हुई। देखिए, सरकार का सबका साथ सबका विकास का नारा जो है वो चुनावी प्रचार में भी था, और पहले दिन जब शपथ लेकर सरकार बनी थी तब था, और आज भी है। तो ये 3 वर्षों में ये नारे के बावजूद आपने देखा कि मॉब लिंचिंग के कितने केसेस हो गए, जिसमें बेकसूर मासूम दलित और मुस्लिम मारे गए। पीएम मोदी खुद मॉब लिंचिंग, गोरक्षकों की गुंडागर्दी, लव जिहाद, घर वापसी जैसे तमाम मुद्दों पर कड़ी वार्निंग दे चुके हैं। बावजूद इसके कुछ संगठन अपनी दबंगई से बाज नहीं आ रहे। यही वजह है कि एक धड़े को गाहे बगाहे सरकार पर हमले का मौका मिल जाता है। मुसलमानों और अल्पसंख्यकों के हालात पर उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी की टिप्पणी ने उनकी विदाई की बेला में एक नई कड़वाहट घोल दी है। सरकार कटघरे में खड़ी है, और ऐसे में इस पर राजनीति भी खूब जोर शोर से हो रही है। न्यूज़ राकेश रावत के साथ मधुरेंद्र कुमार, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। अगर पद छोड़ते छोड़ते उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने सरकार के ऊपर कई सवाल खड़े किए, तो पद ग्रहण करने से ठीक पहले उपराष्ट्रपति निर्वाचित वेंकैया नायडू ने हामिद अंसारी के बयानों का जबरदस्त जवाब दिया। यह भी देख लीजिए। India is the most tolerant country in the world. And some people, as you said, some people are talking about growing intolerance, some people are talking about insecurity for the minorities. According to me, as a student of history,
and a student of politics till yesterday. Indian ethos, Indian values, they respect each other's right. And what you call in the modern day secularism, Sarva Dharma Samabhavana, equal respect for all religions. अलग भाषा, अलग वेश, फिर भी अपना एक देश, विविधता में एकता, भारत का विशेषता, हमेशा हम लोग कहते रहा। ये हमारी जीवन पद्धति है, वसुधैव कुटुंबम, सर्वे जना सुखिनो भवन्तु। ये हमारा पूर्वजों ने भी कहा और हम लोगों ने ऐसा अपने जिया, हमको विरासत में दिया, उसी दिशा में हम लोग भी आगे बढ़ना चाहिए। और आइए बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बेबसी की। हम बेबसी शब्द इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं कि जरा सोचिए, कोई भी संसद का सत्र नहीं बीतता जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के सांसदों को बुलाकर उनकी क्लास नहीं लेते, उन्हें यह डांट फटकार नहीं पिलाते कि भाई आप संसद में आते क्यों नहीं हैं, आप कामकाज पर ध्यान क्यों नहीं देते, आप पार्टी की विचारधारा को आगे क्यों नहीं बढ़ाते, आप संसद भवन से गैर हाजिर क्यों रहते हैं। इस तमाम डांट पिलाने के बाद भी 3 साल में जाहिर सी बात है कान पर जूं तक रेंगती नहीं दिखाई दे रही किसी भी सांसद के जो भारतीय जनता पार्टी के हैं। तभी तो यह आलम है कि प्रधानमंत्री जी को बार बार डांट पिलानी पड़ रही है। इससे ज्यादा बेबसी की बात और क्या कह सकते हैं हम आज मोदी जी के बारे में, जो कि खुद अपनी ही टीम से परेशान है। आखिरकार सांसदों को जरा सा तो सचेत होना चाहिए। अमित शाह का स्वागत, मनमौजी सांसदों की शामिल। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने अब संसद में धमाकेदार आगाज किया है। पार्टी गदगद है, अब संसद में भी मोदी शाह की जोड़ी विरोधियों का वार कुंद करेगी। पीएम मोदी ने बीजेपी संसदीय दल की बैठक में शाह का सम्मान किया, लेकिन मोदी शाह की ये जोड़ी जश्न की बजाय नए मिशन पर जुट जाने में यकीन रखती है। राज्यसभा में अमित शाह के पहुंचने का संदेश उन सांसदों के लिए बेहद सख्त है जो अभी तक अनुशासन की बंदिशों को नजरअंदाज करते रहे हैं। सूत्रों की माने तो बार बार संसद में सरकार की किरकिरी से नाराज पीएम मोदी ने सदन से गैर हाजिर रहने वाले सांसदों को सख्त पैगाम दिया है। बताया जा रहा है कि पीएम मोदी ने कहा, सदन में उपस्थिति के लिए बार बार व्हिप क्यों जारी करना पड़ता है, बार बार कहने पर आप मीडिया को बता देते हैं, ये सब नहीं चलेगा। मीडिया में सब छपता है, जिसको जो करना है करिए, मैं 2019 में देखूंगा। पीएम मोदी का इशारा साफ है, जो सांसद गैर जिम्मेदाराना रवैया दिखाएंगे 2019 के लोकसभा चुनाव में उनका टिकट काटने में कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। उन्होंने ये तक कह दिया, आप कुछ भी नहीं हैं, मैं भी कुछ नहीं हूँ, सब कुछ पार्टी है। अब अमित शाह आ गए हैं, आपकी मस्ती नहीं चलेगी। ज्यादा अच्छा है कि आप पार्टी के मिशन में जुट जाइए और काम करिए। अमित शाह के स्वागत कार्यक्रम में पीएम का ये गुस्सा शायद यूं ही नहीं है। कई बार सदन में गैर हाजिर रहने वाले सांसद सरकार की किरकिरी करा चुके हैं। 31 जुलाई 2017 को राज्यसभा में ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा देने से जुड़ा संविधान संशोधन बिल विपक्ष के संशोधन के साथ पारित हुआ। 9 मार्च 2016 को पीएम मोदी की अपील के बावजूद राज्यसभा में सरकार को झटका लगा। विपक्ष राष्ट्रपति के अभिभाषण पर संशोधन प्रस्ताव पास कराने में कामयाब रहा। राज्यसभा में सरकार का अंगणित वैसे भी कमजोर है। मोदी और शाह का संदेश साफ है, अब राज्यसभा की पिच पर सियासत की आक्रामक पारी के लिए तैयार रहे पूरी टीम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सभी सांसदों को नसीहत नहीं, चेतावनी दी। संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सख्त अल्फाज में अपने सभी मंत्रियों और सांसदों को कहा कि वक्त बहुत कम है, सुधर जाएं, वरना 2019 में संसद की दहलीज पर कौन पहुंचेगा, ये उनका परफॉर्मेंस तय करेगा। वीडियो जर्नलिस्ट सुभाष चंद के साथ रविकांत राय, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। और आइए बात करते हैं जेडीयू में चल रहे घमासान की। ऐसा लगता है कि शरद यादव आर पार के मूड में आ चुके हैं। नीतीश कुमार के खिलाफ खुलकर बगावत कर चुके हैं। नीतीश कुमार पर सीधे तोहमत लगा रहे हैं कि नीतीश कुमार ने बिहार की जनता के द्वारा दिया गए जनादेश का अपमान किया है, महागठबंधन तोड़ा, जो कि उस जनादेश का सबसे बड़ा अपमान है। ऐसा लगता है कि अब शरद यादव के लिए आने वाले दिन या तो जेडीयू के बाहर के होंगे या फिर बहुत ही मुश्किल होंगे। जिस जनता ने गठबंधन बनाया था और जो जनता से हमने करार किया था
वो करार ईमान का करार है, वो टूटा है, आघात लगा उससे, और हमको भी इसकी बहुत तकलीफ है। इतिहास में 70 बरस में ऐसा कोई मुझे उदाहरण नहीं दिखता है कि दो पार्टी आमने सामने, दो गठबंधन आमने सामने लड़े हों और दोनों के मैनिफेस्टो अलग अलग हों, वो मैनिफेस्टो बीच में ही मिल जाए। ये इतना बड़ा लोकशाही लोकतंत्र में विश्वास का संकट है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने महागठबंधन से नाता तोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया है, लेकिन ये बात जेडीयू के कई दिग्गजों को नागवार गुजर रही है। इस नए गठजोड़ के बाद से ही शरद यादव नाराज हैं। उनका गुस्सा थमा नहीं है। उनकी जुबान पर बागियों वाले बोल ने नीतीश की मुसीबत बढ़ा दी है। ऐसा कोई मुझे उदाहरण नहीं दिखता है कि दो पार्टी आमने सामने, दो गठबंधन आमने सामने लड़े हों और दोनों के मैनिफेस्टो अलग अलग हों, वो मैनिफेस्टो बीच में ही मिल जाए। ये इतना बड़ा लोकशाही लोकतंत्र में विश्वास का संकट है। इस संकट को जनता के बीच जाकर के, और मैं गठबंधन के साथ आज भी खड़ा हूं। सूत्रों की माने तो शरद यादव के मौजूदा तेवरों के बाद पार्टी अनुशासनात्मक कार्रवाई कर सकती है। पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में उन्हें पार्टी से निलंबित भी किया जा सकता है। राज्यसभा में पार्टी के नेता पद से हटाया जा सकता है। पार्टी व्हिप का उल्लंघन करने पर उनकी राज्यसभा की सदस्यता भी जा सकती है। पार्टी के प्रवक्ताओं के भी बोल शरद यादव के लिए तल्ख हो चले हैं। सवाल उठ रहे हैं कि जेडीयू अध्यक्ष रहते शरद यादव ने ऐसा कौन सा कमाल कर दिया था। जनता के द्वारा चुने गए 71 विधायकों ने सर्वसम्मति से नीतीश कुमार जी को अधिकृत किया है गठबंधन बनाने के लिए। एनडीए में के साथ काम करने का जनता दल यू का अंतिम फैसला है। विधायक भी नहीं, एक जिला अध्यक्ष तक तो जाएगा ही नहीं। देश के कद्दावर नेता हो सकते हैं, बिहार में तो जमीनी हैसियत समझ में आ जाएगा। और हमारी ये समझ है कि राष्ट्रीय जनता दल द्वारा पोषित यात्रा है यह। जेडीयू के साथ ही अब शरद यादव बीजेपी की आंखों में भी खटकने लगे हैं। मैं समझता हूं कि नीतीश कुमार ने एक साहसी कदम उठाया है और बिहार को उस बड़े बदहाली से बचाया है। और मैं आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार की सरकार बिहार के तमाम आकांक्षाओं को पूरा करने में सक्षम है। फिलहाल शरद यादव 3 दिनों के बिहार दौरे पर हैं। एयरपोर्ट पर आरजेडी नेताओं का जमावड़ा और जेडीयू के गायब चेहरे शरद यादव के लिए एक बड़ा अलार्म है। रजनीश सिन्हा, न्यूज़ नेशन, पटना।